गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास ले रहे हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की पहली क्लास है। यहाँ पर साधारण ब्याज को हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने साधारण ब्याज को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से पढ़ सकते हो, या आप सर्च कर सकते हो कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम से, आपको वहाँ मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए, जब आप साधारण ब्याज को अच्छे से पढ़ चुके हो, उसके बाद अगर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो तो डेफिनेट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर फिर भी आपने अगर साधारण ब्याज की क्लास नहीं ली है, तब भी अगर आप इस क्लास में हैं तो भी समझ में आ जाएगा। बने रहिए मेरे साथ, लास्ट तक बने रहिए। एक एक करके सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीख लेंगे, स्टार्टिंग टू एंड। हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। फॉर्मूला बताने के बाद बिल्कुल स्टार्टिंग से किस तरह के प्रश्नों को रखा गया है, कैसे प्रश्नों को हमें करना है, अलग अलग टाइप के सारे प्रश्नों को यहाँ पर ले लिया गया है। चलिए ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर कोई भी आप में से नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में हम कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए, ये सभी लोगों की पहचान होगी इस फॉर्मूले से। A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर में रहता है T। तो देखिए क्या होता है, A का मतलब है यहाँ पर मिश्र धन, यानी कि वह धन जिसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज भी इसमें जुड़ा रहता है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी यहाँ पर जुड़ा रहेगा। P का मतलब यहाँ पर मूलधन है, मतलब जो धन उधार लिया या फिर दिया गया है। R का मतलब दर है, और T फॉर टाइम, यानी कि समय, जितने समय को दिया गया, जितनी दर पर दिया गया, वो यहाँ पर R है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप सभी लोगों को नोट कर लेना चाहिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और देखिए, पूरे चैप्टर में कुछ ही फॉर्मूले सीखेंगे, एक दो फॉर्मूला ही सीखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर हम सवालों को इसी फॉर्मूले पे करेंगे। सारे के सारे सवाल इससे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक आध ऐसा सवाल रह जाता है जिसको सॉर्ट करना है थोड़ा सा, तो हमें दूसरा फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, और इसी प्रश्न में देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में आया हुआ एक सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न रखा गया है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर है ये, और अब हिसाब लगा सकते हैं आप कि जब मैं फर्स्ट नंबर पे जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वही प्रश्न अगर आपका आया हुआ है तो कितना बेसिक और सिंपल सा प्रश्न आया होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। क्या कहा जा रहा है, 600 रुपये को, ये ऐसा समझ लीजिए, इतना सिंपल था कि कोई भी इसको, कोई भी मतलब आप भी, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, एक बार ठीक से देखिए, उसके बाद आप भी इस सवाल को ओरल करके लगा सकते हो, डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हो। इतना आसान सा प्रश्न है, लेकिन एक बार समझना पड़ेगा। 600 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित किया जाता है, मतलब किसी भी जगह लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा। अब देखिए, 600 रुपया है तो 600 रुपये का 10% कितना हुआ, 600 रुपए का 10% कितना हुआ, 60 हुआ। ठीक है, 600 का 10% 60 हो जाएगा। देखिए, 600 का 10% यानी बटा 100, तो ये कितना निकल करके आएगा, 60 रुपए एक साल का ब्याज हुआ, तो दूसरे वाले साल का फिर से 60 आएगा। 60 और 60 कितना हो जाएगा, 120। लेकिन आंसर यहां पर एक भी 120 नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 120 तो तब होता जब यह साधारण ब्याज पर दिया होता। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है, हमने फर्स्ट वाली जो क्लास थी उसमें पढ़ा भी था, साधारण ब्याज की क्लास में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हमने 600 का 10% लिया है तो 60 हुआ, और अगले साल का फिर से 60 आएगा। लेकिन अगले साल एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो क्या हो जाती है, पिछले वाले ब्याज का 10% यहाँ पर और ऐड हो जाएगा, मतलब ब्याज पर ब्याज मिल जाएगा। यही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज पे ब्याज। तो इस वाले 60 रुपए पे भी 10% आएगा, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 6 रुपया। और इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा 126। ठीक है, तो ये एकदम ओरल मेथड हो गया, जिसमें हमें ये भी नहीं लिखना था, बहुत ही सिंपल सी बात थी, कोई भी इसको कर सकता है। मतलब 600 का 10% 60 निकालेंगे, 60 120 होगा, और एक बार 60 पर हम 10% और निकालेंगे, वो भी 6 रुपया आ जाएगा। तो 60 प्लस 6 बराबर 126 आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी जिन लोगों को इसको एक तरीके से समझना है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हो सकता है उनको इसमें दिक्कत रही हो, तो देखिए 600 रुपया 1 प्लस दर कितनी है, 10%, और समय कितना है, 2 वर्ष। ये देखिए 2 वर्ष लिखा हुआ है, तो 600 गुणा, यहां से आप लिख सकते हो 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटे 10 की पावर 2। इसको लिखा जा सकता है
11 की पावर 2 121 और 10 की पावर 2 हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और यहाँ से 121 का जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ बन जाएगा ये 726। 726 देखिए 6 कम 6 हो गया, 6 दूनी 12 का 2, 6 कम 6 और 1 7, 726। तो ये क्या निकल करके आता है इस तरह से, ये अमाउंट निकल करके आता है, मतलब मिश्रधन निकल करके आता है। इस फॉर्मूले में मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + r/100 पावर t ये रहता है। तो अगर आप ये यहां से क्या फाइंड कर पा रहे हो, देखिए डिटेल मेथड है, हालांकि इसका एक दूसरा मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, यही सब कुछ होगा लेकिन इससे थोड़ा दिखने में आसान आपको जरूर लगेगा। एक मेथड में और बता देता हूं आपके लिए। तो सबसे पहले इसी बात को समझ लीजिए हमने क्या किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें इसी तरह के पैटर्न को करना है। पूरे चैप्टर के अंदर हम यही सारी चीज़ें सीखेंगे। तो देखिए 600 है, अगर इस पे हमने निकाला तो ये 726 निकल करके आया, मतलब 600 रुपया जो है वो 10% से 2 साल बाद 726 हो जाएगा। 600 से 726 हो गया, इसका मतलब इसमें ब्याज कितना शामिल हो गया, 126 रुपया इसमें ब्याज का शामिल हो गया। बस वही हमसे पूछा गया है कि ब्याज कितना होगा, मतलब हमें 726 में से 600 रुपए को माइनस कर देना है और उसके बाद जो भी यहां पर रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 126। हालांकि ऐसे किसी भी प्रश्न के लिए देखिए, वैसे तो ये ओरल बहुत सिंपल था, 600 का 10% निकालना 60 होता है, 60 का 10% 6 रुपया आता है, तो ये कॉमन सा बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन थी। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं कर पाता है तो उसका एक ये मेथड भी रहता है। 600 रुपए थे, एक साल में 10% मिला यानी 110 हो गया, अगले साल फिर से 110 हो जाएगा। ये तो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, बहुत पहले से आपने पढ़ रखा होगा कि अगर हमें 10% वृद्धि करनी होती है, मतलब ब्याज जब मिलेगा तो वृद्धि तो हो ही जाएगी, जब 10% वृद्धि करनी है तो 110 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो सबका गुणा कर दीजिए, 121 गुणा 6 बराबर 726। ये यहां से देखिए 126 कुछ आपको ज्यादा नजर आ रहा होगा 600 से, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, चलिए बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। दूसरा सवाल है हमारे पास, 800 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। 800 रुपए को 10% पर, देखिए फिर से वही सवाल है, कुछ हमें नहीं करना है, थोड़ा सा ओरल करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही बच्चा सवाल है, बिल्कुल 2 बार समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा हर किसी को। 800 रुपए का 10%, ठीक है। तो ये कह रहा है ब्याज की राशि बताइए कितनी अर्जित होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में आया हुआ है, सेम प्रश्न है, वहां 600 था, यहां 800, इसके अलावा कोई नई बात नहीं है पूरे सवाल में। तो 800 का 10% कितना हुआ, 80 रुपया। 800 का 10% 80 हुआ, 2 साल में 80 + 80 हो जाएगा। और लेकिन दूसरे साल क्या होगा, इस 80 रुपए पर 10% और मिलेगा, मतलब ब्याज पे ब्याज मिलेगा, तो 80 का 10% 8 हो जाएगा और यहां से हमारा टोटल ब्याज हो जाएगा 168 और आंसर डी। देखिए कुछ भी चेंज नहीं, ऑप्शन तक चेंज नहीं किया कि डी आंसर आएगा तो आएगा, फर्स्ट वाली मीटिंग में भी डी आएगा तो सेकंड वाली में भी डी आएगा, कुछ भी चेंज नहीं किया, बहुत ही प्यार से बड़ा एकदम आसान सा सवाल दे दिया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलिए ठीक है और आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है हमारे पास तीसरा, ये भी देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 ही हुआ होगा ना, 15 में तो कोई भर्ती नहीं हुई थी। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित, ये सवाल अच्छे से समझिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। पूरी बात समझ लेते हैं, एक एक बात समझ में आ जाएगी, जरा देखते हैं। इसके लिए भी इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे हम। सबसे पहले देखना यह है कि कितनी राशि निवेश की थी, तो पता चल जाएगा 25,000 निवेश किया था। इसके बाद देखिए अब ये कह रहा है कि 4% प्रतिवर्ष की दर से एक साल में, तो जनरली अगर हम यहां पर लगाएंगे तो कुछ इस तरह से लगाएंगे, जिसको जानकारी नहीं होगी वो कुछ इस तरह से लगाएगा कि 25,000 रुपया जो था वो 4% वार्षिक ब्याज दर से एक साल में कितनी हो जाएगी, बस ये पूछा हुआ है, यानी कि अमाउंट पूछा हुआ है। सीधा सीधा आंसर निकालेंगे लेकिन गलत आ जाएगा। क्यों आएगा गलत यहां पर, क्योंकि यहां दिया हुआ है अर्धवार्षिक, एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से, अर्धवार्षिक 4%। थोड़ा सा लैंग्वेज में कुछ ऐसा लग रहा है लेकिन एग्जैक्ट सवाल बिल्कुल सही लिखा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष अगर दे रखा है तो 4% तो वार्षिक ही रहेगा, 4% वार्षिक रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक देय की बात यहां पर कर रहा है, ये छमाही देय की बात कर रहा है। कहने का मतलब ये है अगर 4% वार्षिक प्रतिवर्ष अगर दिया जा रहा है तो 6 महीने में कितना देना पड़ेगा, 2 रुपया देना पड़ेगा। और अभी 1 वर्ष की जगह भी हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 2 छमाही। ठीक है, 2 छमाही हो जाएंगी तो 2 छमाही यहां पर लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। दर जो थी हमने देखा कि जब 4% सालाना दिया जा रहा है तो छमाही पे कितना जाएगा, अर्धवार्षिक कितना जाएगा, तो पता चला कि 2 रुपया जाएगा। और यहां पर 1 वर्ष हमने लगाया था, वहां हमें लगाना पड़ेगा 2 छमाही। ठीक है, क्योंकि अर्धवार्षिक जा रहा है तो 2 बार इसकी ऑडिटिंग हो जाएगी। अभी मैं बता दूंगा आपके लिए इसका भी दूसरा जो कहना चाहिए कि ये ऐसा क्यों होता है, इसके क्या क्या इफेक्ट रहते हैं हमारे रेट पर, वो सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन पहले हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। यहां से 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, 50 एकम 50 और 1 51, 51/50, लेकिन पावर 2 जरूर रहेगी तो 25,000। 51 की घात 2 करेंगे तो 2601 आ जाएगा और 50 की घात 2 करेंगे तो 2500। देखिए 2500 से जब हम इसे काटेंगे तो सिर्फ एक 10 आने वाला है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना, 2500 से 2500 जाएगा तो 2.5 यानी कि 1 10 आएगा। और 2601 का जब 10 से गुणा करेंगे तो 26010, ये आपका आंसर यहां से आ जाएगा 26010, वी आंसर। अब एक बात यहां पर समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हालांकि कॉन्सेप्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, फार्मूला हमने लगाया, आंसर हमारा निकल आया। लेकिन एक बात मुझे बतानी थी, अर्धवार्षिक और वार्षिक में डिफरेंस क्या होता है। देखिए ऐसा होता है कि वार्षिक जब हम देते हैं तो वार्षिक जब रुपया दिया जाता है या लिया जाता है तो उसमें ऐसा होता है कि 1 साल में जितना भी ब्याज इकट्ठा होता है उस ब्याज पर अगले साल के लिए ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है। या आप ये समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति ने 25,000 रुपया 10 जो भी प्रतिशत था, 10%, 5%, 4% पर अगर दिया, अगर वो रुपया 1 साल बाद 26,000 हो जाता है तो उस 26,000 पे ब्याज चलना शुरू हो जाता है 1 साल के बाद। लेकिन जब ये अर्धवार्षिक कह देता है तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने पे जितना रुपया हो जाएगा उस पे ही ब्याज चलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ब्याज देने वाले को, जो ब्याज पे कर रहा है, जो ब्याज दे रहा है, मतलब जो ऋणी है, जिसने ऋण लिया है, ऐसे व्यक्ति को नुकसान रहता है अगर ब्याज अर्धवार्षिक देय होता है। ठीक है, या तिमाही देय होता है तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति ब्याज भर रहा है उस व्यक्ति के लिए हमेशा नुकसान होता है। जनरली साधारण ब्याज आसान होता है क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज नहीं चलता, हर बार मूलधन बढ़ता नहीं है। अगर आपने 10,000 रुपया किसी व्यक्ति से उधार लिया है तो वो 10,000 ही उधार रहेगा, उस पर ब्याज चलता रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता, उसमें आपका मूलधन हमेशा ऑडिट होता रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है। जब भी जितना मूलधन होगा उस पर अगली बार का जो ब्याज रहेगा वो ब्याज ऐड करके आप पे लोन बढ़ता रहेगा। भाई 10,000 लिया है तो अगली बार 11,000 पे ब्याज चलेगा, कभी 13,000 पे, कभी 12,000 पे, इस तरह से बढ़ता रहेगा। मतलब उसमें ब्याज ऐड होता रहता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है ऋण ज़्यादा, मतलब ब्याज ज़्यादा जाता है, इंटरेस्ट ज़्यादा जाता है साधारण ब्याज की बजाय, इसीलिए उसका नाम भी साधारण सा ब्याज है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज में भी अगर हम अर्धवार्षिक देते हैं तो वार्षिक की तुलना में ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, और अगर तिमाही देते हैं तो और भी ज्यादा देना पड़ता है। मतलब हर 3 महीने पे ऑडिटिंग हो जाती है। 3 महीने में जितना ब्याज बना उस पूरे पे फिर से ब्याज चलना शुरू हो जाता है। तो हर 3 महीने पे ब्याज चलना शुरू हो जाता है, तो ये और ज्यादा मुश्किल का काम हो जाता है। तो ये चीज मैंने यहां पर क्यों बताई, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सवाल में आ जाता है। कई बार क्या होता है, वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 25,000 रुपया वार्षिक देता है या फिर वो अर्धवार्षिक देता है 1 साल के लिए, तो उन दोनों में अंतर क्या रहेगा, उसको ये बताइए। तो इस तरह का सवाल कई बार पूछा जाता है। वो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो अर्धवार्षिक देता है तो वार्षिक से उसे ज्यादा पे करना पड़ेगा, और तिमाही देता है तो और भी ज्यादा उसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और अगला प्रश्न उठा लेते हैं। देखिए, एक शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है। यदि प्रतिवर्ष यह 5% बढ़ती है तो 3 वर्ष पश्चात
आबादी में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखिए, अगर हम अभी फॉर्मूले की बात भी नहीं कर रहे, चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 48,000 अगर जनसंख्या है और हर साल 5% बढ़ रही है तो एक साल में कितनी हो जाएगी? 105% हो जाएगी। वो कहता है 3 साल, तो 3 साल का मतलब हम यहीं पर पावर 3 कर दें या फिर 3 बार उसको लिख दें, बात तो एक ही हुई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 48,000 यहां पर 105, इसको हम लिख सकते हैं 21/20, तो 21 की घात 3 9261 हुआ और 20 की घात 3 कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। 8 छंग 48 हो जाएगा, तो 6 का गुणा हमें 9261 से करना है। 6 कम 6, 6 छंग 36, ठीक है, 6 छंग 36 हो जाएगा। और आंसर भी नजर आ रहा होगा कि यही आंसर बनने वाला है। ठीक है, उम्मीद यही है, लेकिन फिर भी 6 कम 6, 6 छंग 36, हासिल का 3, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 नेम 54, 54 और 1 55। तो अब देखिए, ये टोटल आबादी हो जाएगी कब? 3 साल बाद 5% हर साल बढ़ोतरी के हिसाब से इतनी आबादी हो जाएगी। लेकिन इसमें से हमें 48,000 को माइनस करना पड़ेगा, तो 55 में से जब 48,000 को माइनस कर देंगे तो यहां बच जाएगा 7,566। ठीक है, तो इतनी वृद्धि हो जाएगी। अगर वो पूछता कि 3 साल बाद कितनी आबादी हो जाएगी, तो 3 साल बाद आबादी इतनी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है कि वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो देखिए 3 साल बाद इतनी हो जाएगी, जबकि आबादी थी 48,000, तो इसमें से 48,000 को हम माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 7,566। ठीक है संजीव, समझ में आ रहा है? चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है यूपी SSSC 2016 में आया हुआ, हर एक प्रश्न नया आ रहा है आपके सामने, एकदम बेहतर सा एक और प्रश्न। 3,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय है। एकदम डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट आ रहा है, जरा समझ लीजिए इसको भी। ये क्या बोल रहा है, 3,000 रुपए का धनराशि हम यहां पर क्या लगाएंगे, 3,000 1 प्लस दर क्या लगाएंगे, 10%, क्योंकि वार्षिक है और वार्षिक देय भी है, कोई हाफरली नहीं लगाना है, ना ही तिमाही लगाना है। लेकिन समझना यह है कि 2 वर्ष 4 माह को हम कैसे लगाएं। अगर हम 2 वर्ष 4 माह को लिखेंगे तो 2 सही 4/12 लिख सकते हैं ना, 2 वर्ष पूरा पूरा हो गया, और 4 माह को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 या फिर 4/12, क्योंकि महीना है तो उसको हमें वर्ष में कन्वर्ट करना है तो बटा 12 करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 सही 1/3। लेकिन इसको हम कैसे अप्लाई करें, तो इसके लिए एक और फॉर्मूला बन जाता है, और वो फॉर्मूला कोई नया नहीं है, यहीं पर लिख देते हैं 1 + R/100 × X/Y। बस इतना आप और अलग से याद रखिए। और ये देखिए, चाहे वो यहां पर 2 वर्ष 3 माह दे दे, 1 माह दे दे, 7 माह दे दे, 12 माह, मतलब 12 माह तो खैर नहीं देगा, लेकिन जितने भी मंथ दे देगा आपका आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है, भले ही आप इसे 1/3 ना कर पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं हो सकता है यहां पर 1 माह हो, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, कुछ भी दे दे, आपका आंसर यहां से आ जाएगा। ये हम कैसे अप्लाई करेंगे जरा समझ लीजिए। जो समय है वो t सही x/y की फॉर्म में है, और यहां पर समय कितना है, 2 सही 1/3। अभी हमने इसको फाइंड किया था, 2 सही 1/3 है, और यहां पर समय हमें इस तरह से लगाना है। तो देखिए t की जगह पे तो क्या आ जाएगा, 2, 1 + R/100, R की जगह पे 10 आएगा, 100 तो रहेगा ही रहेगा। x/y की जगह पे हमें ये वाला भिन्न लगाना है 1/3। ठीक है, बस इसके बाद तो हमें आंसर यहां से हमारा निकल ही आएगा। फिर भी इसको कर लेते हैं। देखिए 10 एकम 10 और 1 11/10 हो गया, 11/10 का घात 2, और इधर ये देखिए 30 हो गया ना, 10 तिया 30, तो 30 एकम 30 और 1 31/30। ये देखिए 3,000, 11 का गुणा 3 से 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 121, और ये 100 हो गया 31/30।
3 जीरो से ये तीनों जीरो हटा दीजिए, इस वाले 3 से ये वाला 3 भी हटा लेते हैं, और यहाँ पर 31 का गुणा हमें 121 से करना है। तो 31 एकम 31 हो गया, हासिल का 3 बचेगा, 31 दूनी 62 हो गया, 3 65 हो जाएगा, हासिल का 6 बन जाएगा, 31 एकम 31 और 6 37। ठीक है, तो 3751 हुआ, लेकिन वास्तव में रुपया था कितना, 3000। तो इसका मतलब 751 रुपया यहां पर हमें ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आता है, ये देखिए काफी टफ सवाल माना जाता है, क्योंकि इस सवाल में इतना बड़ा फॉर्मूला और इसको सॉल्व किया जाता है। इसमें ना पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में आपको लैंग्वेज पे ज्यादा नहीं घुमाएगा, क्योंकि इसके पैटर्न ही काफी होते हैं। लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा नहीं घुमाएगा, और जितना भी घुमाएगा उस हर टाइप के सवाल को हम कर लेंगे, बिल्कुल चिंतित ना हो, लास्ट तक हम सारे सवालों को कर लेंगे। तो यहाँ पर एक अच्छा सा सवाल था, इसमें हमने फॉर्मूला क्या लगाया बस वो समझना है। जब समय पूरा पूरा ना दे करके भिन्न में दे रखा हो, 2 सही 3/4, 2 सही 5/7, 2 सही 7 कुछ भी ऐसा, जब अजीब सा एक समय दे रखा होगा जो थोड़ा सा पढ़ने में ठीक नहीं लगेगा, मतलब संयुक्त भिन्न में दे रखा होगा, उस कंडीशन में हम ये वाला अपना फॉर्मूला लगाएंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से, ईमानदारी से, बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत रहती हैं, क्योंकि कई बार पॉइंट वाली कैलकुलेशन भी सामने आ जाती हैं, इस तरह की देखने को मिलेंगी आपको। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आप देख रहे होंगे कि आपको स्क्वायर और क्यूब्स याद होना काफ़ी ज़रूरी होता है, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था। तो आगे बढ़ जाते हैं फिर। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। 10% वार्षिक ब्याज दर से, देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 400 रुपए का मूलधन 3/2 वर्ष में कितना मिश्रधन बन जाएगा। 10% वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, अर्धवार्षिक पर मतलब ये हाफरली देय की बात कर रहा है। ठीक है, राजस्व निरीक्षक यानी कानून गो वाले एग्जाम में आया हुआ है। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है कितना रुपया, 400 रुपए, और इसका मूलधन जो है वो 3/2 वर्ष में कितना बन जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें इसी तरीके से करना है। 3/2 वर्ष का मतलब क्या हो गया, 1 सही 1/2। ठीक है ना, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, एक और भी मेथड हो सकता है, लेकिन पहले हम इसी मेथड से करते हैं, क्योंकि अभी अभी एक सवाल हमने किया है उसी के जैसा एक दूसरा सवाल आ गया, तो उसको भी करते हैं। और हाँ चलिए कोई नहीं, ये UPSSC का था और ये राजस्व निरीक्षक, लेवल लगभग एक जैसा ही था। तो देखिए इस सवाल को ज़रा, धनराशि कितनी है, 400 रुपया, 1 प्लस आर की जगह पे हम यहाँ 10% लगा रहे हैं, लेकिन अर्धवार्षिक कह रहा है। 10% अगर वार्षिक है तो अर्धवार्षिक में कितना रह जाएगा, 5 रुपया रह जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 5/100, समय 1 सही 1/2 है, तो यहाँ पर 1 आएगा, और 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 5/100, x/y की जगह 1/2 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, 400, अच्छा हाँ ये हमने 2 वर्ष लगाना चाहिए ना, या ये कह लो कि 3 छमाही हो जाएंगी, तो सीधा सीधा 3 छमाही लगा देंगे, फिर तो ये दिक्कत ही नहीं रहेगी। यहाँ पर इसको अलग अलग लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये मेथड हो सकता था कि हम 1 साल के लिए यहाँ पर लगा रहे होते, मतलब 1 से 1/2 के लिए, तो ये हम सीधा सीधा लगा सकते हैं, मतलब 3 छमाही लगा दीजिए, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है ना, 3 छमाही लगा दीजिए, इसकी ज़रूरत भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5 से 20 आएगा, 20 से कम 20 और एक 21, 21/20 पावर 3 आ जाएगा। 400, यहाँ देखिए 9261 हो गया, और 20 की घात 3 8000 हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 4 से काटेंगे तो 20 आएगा, और इससे इसको काट दीजिए 2 से, 2 से इसे काट लेते हैं पहले, मतलब ये 20 है, लेकिन 2 से काटते हैं तो 2 चौका 8, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, और यहाँ पर
पॉइंट लगने के बाद में ये बन जाएगा, पहले तो 0 आना चाहिए ना, ध्यान नहीं दिया इस पर। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर रहे थे, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, 2 छंग 12 हो गया, फिर 2 तिया 6। अब एक जो है पहले तो 0 लेना पड़ेगा, तब जाके आप दशमलव लगा सकते हो, ठीक है ना। 2 पंजे 10, लेकिन इस 20 की वजह से ये जो 0 था ना, इसकी वजह से ये दशमलव आप यहाँ पे ले आओगे, ठीक है। तो आपका आंसर ये वाला बन जाएगा फाइनली। वैसे तो अभी हमें आगे काम करना है, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, लेकिन नहीं घटाना क्यों है, यही पूछा है, मिश्र धन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आंसर यहां से बी आ जाएगा। अब देखो ऐसे ही सवाल के लिए अगर हम ओरल करना चाहें तो कैसे हो पाएगा। इसी सवाल को अगर ओरल करें, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए ऐसे सवाल पे थोड़ा सा ओरल पे ही ध्यान दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या करना है, 10% है तो 10% की जगह तो 5 रह ही जाएगा, ठीक है, 5 रह जाएगा। और हमें करना यह है, 400 रुपये था, तो एक बार क्या करना पड़ेगा कि 400 का 5% कितना हुआ, 4 पंजे 20 रुपया, अगली बार फिर से 20 और अगली बार फिर से 20। एक बार इस 20 का 5% 1 रुपया, ठीक है ना। इस वाले 20 का यहां पर भी 1 रुपया मिलेगा, और इस वाले 20 का यहां पर 1 मिलेगा, और इसका भी 5% मिलेगा, यानी 0.05। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये देखिए आपको आंसर मिल गया, 20 20 20 60 हो गया, 60 और 3 63 हो गया, 63.05 ये आपको आंसर नजर आ रहा है, ठीक है। तो एकदम आसान हो जाता है, लेकिन ध्यान ये रखना पड़ता है कि एक बार अगर 20 रुपये मिला है तो तीनों बार मिलेगा। इस वाले पे अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपया आ रहा है अगर 5% से, तो यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, फिर इस वाले का ब्याज भी आएगा और इस वाले का ब्याज भी आएगा, ठीक है। तो एक एक करके अगर इस तरह से जोड़ सकते हो तो इतना काम नहीं करोगे, बड़ा पेज नहीं चाहिए, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, ज़्यादा समय भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा आसानी से ऐसा सवाल हो जाता है, ठीक है। तो और आगे बढ़ जाते हैं फिर। एक बार अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तब तो आप इस तरीके से करिए जो मैं हर एक सवाल बता रहा हूं, लेकिन दूसरी बार अगर कर रहे हैं या इससे पहले कर रखा है आपने, तो आप डायरेक्ट वाले मेथड की तरफ जा सकते हैं, थोड़ा सा सोच सकते हैं, आधे आधे सवाल डायरेक्ट मेथड से हो जाते हैं। प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, यहां पर पूछ रहा है कि हर साल की दर क्या होनी चाहिए कि 2 साल में 15,000 रुपए की राशि 18,150 रुपए हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न होता है, बहुत ही सिंपल सा। अगर आप कैलकुलेशन ना करें, आप सोचिए, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज आया, क्या कभी उसने 11% दिया? नहीं दिया। कभी उसने 9% ब्याज दर दी? नहीं दी। कभी 12% दी? हो सकता है, हो सकता है, लेकिन 10% पे सबसे ज्यादा संभावना है कि 10% वाला आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ना। और चेक करिए, 15,000 का 10% 1,500, 15,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,500। और अगले साल का भी तो 1,500 रहेगा, 2 साल की बात कर रहा है। लेकिन पिछले वाले 1,500 का 10% 150, जरा देख लो कितना हो गया, 3,150 हो गया। और देखिए धनराशि भी 15,000 से 18,150 हो रही है, मतलब 3,150 ऐड हो रहा है। सिंपल है, अगर थोड़ा सा ध्यान लगा लें तो। इस तरह से देखिए, आप आंसर चेक कर पा रहे हो कि यहां से सी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ऐसे बात नहीं बन रही है, तो कोई बात नहीं, दूसरा मेथड है ना अपना फॉर्मूला। देखिए धनराशि 18,150 हो गई थी कितनी? 15,000। धनराशि 15,000 थी, 1 प्लस किस दर से पता नहीं, समय कितना था? 2 साल। 2 साल में 18,150 हो गई थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 18,150 ये 15,000 बटे में आ जाएगा, 0 से 0 भी चला जाएगा, 100 एकम 100 प्लस r बटे 100। ये पावर देखिए यहां पर 2 लगी हुई है, जरा इस पे ध्यान दें। इसको काटते हैं, 5 से काटोगे? चलिए 5 से काट लेते हैं। 8 1 9 6 15, 15 से भी कट जाएगा, 15 से काटते हैं। 15 एकम 15, 100 हो गया। यहां पर देखिए 15 एकम 15, 3 बचा 31, 15 दूनी 30, फिर 15 एकम 15। तो देखिए एक चीज आपको यहां पर नजर आ रही होगी कि 100 प्लस r बटे 100
और इधर जो स्क्वायर है इसकी वजह से इधर अंडर रूट आ जाएगा, और 121 और 100 को हम क्या लिख सकेंगे 11/10। और देखिए इसके बाद कई लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आप इसमें डायरेक्ट आंसर लगा दो। कैसे लगाओगे? अगर ये 100 है, 10 है, ये 100 है, कंपेयर कर दो। अगर ये 10 है तो ये इसका 10 गुना है, तो 11 का 10 गुना यहां पर आएगा, 11 का 10 गुना आएगा, और 10 गुना आने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर 110 होना चाहिए, और 110 बनाने के लिए r का मान क्या रखेंगे 10 होना चाहिए। ठीक है, एक बात और, ऐसे ही सवाल में एक कंडीशन और होती है। होता क्या है कि ऐसे सवाल को हम पूरा सवाल सॉल्व ना करके, लेकिन क्या है कि हमें सवाल तो समझना पड़ेगा, सवाल ने पूछा क्या है ये तो समझना पड़ेगा। फिर हम केवल इतना काम कर सकते हैं, मिश्रधन बटे मूलधन, सिर्फ इतना काम करिए। जब आप इसे काट पीट के 121/100 लेकर के आएंगे ना, तो आपको यहां से दो चीजें मिलती हैं। एक तो ये कि ये सवाल देखिए, जब इसका आप स्क्वायर रूट करेंगे तभी ये 11/10 बनेगा। तो आपको 2 क्लू यहां से मिलते हैं कि एक तो 2 साल को दिया गया था, अगर समय पूछा हो तो 2 साल आप आंसर लगा सकते हो, क्योंकि ये 11/10 का स्क्वायर बन रहा है, तो आंसर आप यहां से सीधा सीधा 2 साल लगा सकते हो। और अगर उसने दर पूछी हुई है तो आपको पता होना चाहिए, जब 10% दर होती है तभी ऐसा होता है, 1 + 10/100 जब होता है तभी हम इसको 11/10 लिख पाते हैं। अगर ये चीजें रिवीजन में है तो आप सिर्फ इतना सॉल्व करने से ही आंसर दे पाओगे, 100%। सिर्फ इतना सॉल्व करने से आंसर दे पाओगे। अब इसी पैटर्न को जैसे ही किसी सवाल में आएगा, मैं यही वाला पैटर्न सबसे पहले अप्लाई करूंगा, उसके बाद जिनको समझ में नहीं आएगा उनके लिए दूसरा वाला मेथड अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी सवाल हमारा रहेगा उसके लिए हम डायरेक्ट वाला यही वाला मेथड यूज करेंगे, और देखना आंसर हमारा वहां से मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है। चलिए यहां पर भी दर पूछी हुई है तो वही मेथड यूज कर लेते हैं। दर पूछी हुई है तो 11,881/10,000। अरे भाई ये तो बड़ा सिंपल हो गया, ये तो डायरेक्ट पता होना चाहिए, बटे में 100 आ रहा है और ऊपर आ जाएगा 109। 109 का स्क्वायर किसी को नहीं पता है तो वर्गमूल वाली एक बार क्लास देख लीजिए, हमने आपको बताया था 109 का स्क्वायर कैसे करते हैं। 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर 81, और 9 ज़्यादा है तो इसी में 9 और जोड़ करके 118 लिख देंगे। तो 109 यानी कि ये सिर्फ 9% की बात हो रही है यहाँ पर। आंसर ये हो गया। क्या बताया था, ये मेथड बहुत ज़्यादा काम करता है, लेकिन शर्त है कि आपने बहुत अच्छे से पहले पढ़ाई की हो। भाई आपको वर्गमूल आना चाहिए। अब पता चला इतनी बड़ी संख्या देख के बोले पता नहीं किससे कटेगी जी, ऊपर वाली संख्या को देख रहे हो शायद 3 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, हिसाब ही नहीं लग पा रहा है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि संख्या ऐसे नहीं कटने वाली है, डायरेक्ट स्क्वायर रूट है इसका। तो ये समझना पड़ेगा। लास्ट में 81 आ रहा है यानी कि 9 ज़्यादा वाले का होगा, तो 9 ज़्यादा तो 9 तो हमें एक ही जगह दिखाई दे रहा है, बहुत आराम से निकाल सकते हो इस सवाल को। ठीक है ना। अब देखिए अगर आप कहते हो भाई नहीं डिटेल में बता दो, तो डिटेल में कुछ हम नया काम थोड़ी करने वाले हैं, यही तो करेंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + r/100/2। तो होगा क्या, यहीं पर आके टिक जाएंगे। ये हो जाएगा देखिए 100 + r/100, और जो स्क्वायर है इधर, ये इधर जाके रूट बन जाएगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि 109/100 का है ये तो समझना आपको ही पड़ेगा ना। ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो फिर आप समझ लो कि अगर कंपेयर करेंगे तो 100 है तो ये भी 100 है, ये 109 तो ये भी 109 होगा, और इसे 109 बनाने के लिए हमें r का मान क्या जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। और देखिए CHSL में आया हुआ, दोनों के दोनों सवाल CHSL में। अच्छा एक बात और समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, सभी लोगों को, नए लोगों को समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपने यहाँ पर देखा, देखिए मैं पिछले कुछ सवालों को लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आपको सवाल दिए, ये बहुत, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 600 रुपया 10% पर 2 साल में, 800 रुपया 10% 2 साल में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के दोनों प्रश्न है। इसका मतलब जैसा प्रश्न पहले मॉर्निंग मीटिंग में आया वही प्रश्न इवनिंग में आया। तो कई बार अगर इत्तेफाक से, गुड लक की वजह से मानिए, अगर आपका पेपर इवनिंग शिफ्ट में हो जाता है तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी आपकी ये होनी चाहिए कि फर्स्ट मीटिंग वाला पेपर आपको मिले भी और आप उसे सॉल्व भी करें। ठीक है, उसका सोल्यूशन आप यूट्यूब पर जैसे भी पॉसिबल है, जो भी पहले दे देता है
आप वहाँ से उसको देखिए ज़रूर। ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे स्टूडेंट हैं, मुझसे आप पूछ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस को आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय आप पूछ सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या होगा, क्या पैटर्न होगा, क्योंकि कई बार आपको सेम प्रश्न मिल रहे हैं। देखिए दोनों प्रश्न एक जैसे मिले। इसके बाद देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2015 में आया हुआ प्रश्न है, कितनी हो जाएगी राशि बढ़ करके। इसके बाद देखिए राजस्व निरीक्षक में आया, यूपी SSC में एक जैसे प्रश्न आए हैं। राजस्व निरीक्षक में ये देखिए दोनों प्रश्न आए थे, एक यहाँ पर आया राजस्व निरीक्षक में, और इसी तरह का सवाल फिर देखिए यहाँ पर भी आ गया राजस्व निरीक्षक में। तो एक जैसे मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट की बात हो रही है। ये देखिए CHSL में आया हुआ सवाल है, और सेम सवाल CHSL 2017 में फिर से आ गया, मतलब ये मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में आए हुए सवाल है ये, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों पे जरूर ध्यान दिया करें। अब देखिए अगला सवाल देख लें, कितने वर्ष में 19,200 रुपए की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,032 रुपया हो जाएगा। तो ये सवाल भी जो अभी हमने किया था ना, बस वही काम हमें करना है, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट वाली जो बात बताई थी वो बात भी हम यहां पर लगा सकते हैं। क्या बताया था कि ऊपर आप लगा दो मिश्रधन, लेकिन 19,200 में आपको ये जोड़ना पड़ेगा तब मिश्रधन बनेगा। देखिए कितने वर्ष में, रुपया तो ये है, पी ये है, कितने वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना ब्याज हो जाएगा। तो जरा ब्याज इसमें जोड़ दीजिए तभी तो ये मिश्रधन बनेगा। मिश्रधन बना लेते हैं पहले। तो इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो 32 और 2 और 0 2 ही रहेगा, 9 4 13 का 3 हो जाएगा, और यहां पर 2, ठीक है ना। 23,232 रुपये आ जाएगा। और बटे में क्या लिखना पड़ेगा हमें, 19,200। जरा इसको कैलकुलेट कर लो, इसे कैलकुलेट करो, आंसर आएगा। सर्कल को हटा दूं जरा। देखिए इससे हम पहले ना 8, अगर 8 से कट रहा है तो 8 से काटिए, 8 दूनी 16, बिल्कुल ठीक है, 8 से कट जाएगा। 8 से काटिए इसको, 8 दूनी 16, यहाँ से बचेगा 7, 8 निम 72 और 8 चौका 32। इसे भी काटिए, ये 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 चौक 32। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा, यहां से देखो क्या बन रहा है। अब ये कटेगा आपका 4 से काटो, 4 छंग 24, 600 हुआ। 4 से भी काटो, वैसे तो ये वर्ग भी बन रहा है, 2904 नहीं बन रहा है। चलिए अभी कट जाएगा, 600 हो गया, इसे भी 4 से काट लेते हैं। 4 से काटेंगे तो ये आएगा 4 सत्ते 28, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24। इधर लिख लें 426, 726 बटे 600। अब ये 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और यहाँ पर 100। तो क्या बनाइए 11 बटे 10। इसका मतलब ये स्क्वायर ही तो था, तो ये बात 2 वर्ष की हो रही थी, समझ गए ना, बात ये 2 वर्ष की हो रही थी। सिर्फ हमें क्या करना था, देखिए कैलकुलेशन में जरूर यहां पर ऐसा हो गया कि उसको 2-2 3-3 बार में आपको काटना पड़ गया, ठीक है। ये हो सकता है मैंने 4 से काटा, हो सकता है आप 2 से ही काटो, हो सकता है आप इसे एक और स्टेप में काटो, या मुझसे थोड़ा और जल्दी भी काट दो, हो सकता है कोई डायरेक्ट ही इसको काट देगा, 6 चौक 24 से कोई उड़ा दे इसको, पॉसिबल है। लेकिन मेन चीज जो थी वो क्या थी कि मिश्रधन बटे मूलधन करने के बाद हम गैस कर सकते हैं कि हमारा जो धन था वो कितने प्रतिशत पर दिया गया, 10% पर दिया गया था। यहां से आप निकाल सकते हो, अब ये सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है यहां से, क्योंकि 11 बटे 10 कब बनता है, जब 10% वार्षिक ब्याज पर दिया जाता है। तो आप यहां से समझ सकते हो कि ये 10% पर दिया गया था और ये स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब है कि 2 साल को दिया गया था, ठीक है। ये दोनों चीजें, मतलब ये इस तरीके से करिए, आप हर सवाल को करिए जिसमें भी दर पूछी गई हो, समय पूछा गया हो, आप मिश्रधन बटे मूलधन लगा दो, आंसर आ जाता है। चलिए और अगला सवाल देख लें। बातें नहीं कर रहे, पानी पिला दो जरा, ये लो। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने जो क्वेश्चन रखा हुआ है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके जैसे 1-2 प्रश्न रखे हैं, लेकिन ये प्रश्न आप जब भी किसी किताब में देखेंगे,
इस टाइप का प्रश्न कोई ऐसा एग्जाम नहीं छूटा। टीचिंग का एक एग्जाम हुआ है, उसमें भी ये प्रश्न रखा हुआ मिला था। तो ये प्रश्न हर जगह आया हुआ है, कोई ऐसा एग्जाम इससे नहीं बचा होगा जहां ये प्रश्न आया नहीं होगा। देखिए आबकारी में आया हुआ प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक कोई धन है वो 5 साल में दुगना हो जाता है। तो कह रहा बताइए वह 8 गुना कितने साल में हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल को करने के दो मेथड, एक थोड़ा सा लिखने वाला और एक बिल्कुल ना लिखने वाला। तो सबसे पहले थोड़ा लिखने वाला समझ लें, क्योंकि वही हमेशा याद रहता है कम प्रैक्टिस करने वालों को। ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले तो डायरेक्ट आंसर मार ही देते हैं। अब तक तो लगा दिया होगा लोगों ने, इसका 15 आंसर आएगा। देखिए 5 वर्ष में कोई धन दुगना हो जाता है, कितना? 2 गुना, यानी अगले 5 सालों में इसका भी दुगना हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद और अगले 5 सालों में भाई इसका भी दुगना हो जाएगा। तो यही तो कह रहा है 8 गुना कितने सालों में। तो देखिए कितने सालों में हो गया? 15 सालों में हो गया। एकदम बच्चों वाला सवाल हो गया, पहली दूसरी क्लास का। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसको समझ ना आया हो, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसी का ना लिखने वाला सवाल मेथड क्या था, यहां पर 2 गुना, यहां 8 गुना, 2 गुना 8 गुना। जरा देखिए 2 की पावर कितना करें तो 8 आएगा? 3। तो 3 का गुणा पिछले वाले समय से कर दीजिए, 3 पंजे 15, बस हो गया आंसर। ऐसा कोई भी सवाल आएगा कर लोगे। अगर पहले कहेगा 2 गुना तो बाद में कहेगा 16 गुना। मान लीजिए 5 वर्ष में वो कहता कि 5 साल में दुगना होता है, तो कितने सालों में 16 गुना हो जाएगा। तो 2 की घात कितना करें तो 16 आएगा? 4। तो 4 पंजे 20। अभी एक सवाल और लिख लेता हूं, कोई धन 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो कितने सालों में 27 गुना होगा। तो 3 की घात कितना करें? 3 करें तो 27 आएगा, तो 3 चौका 12 आंसर हो जाएगा। ऐसा हर सवाल कर लेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है एक आध सवाल लास्ट में आपको मिल जाए इस तरह का, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं रखे क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन आता जरूर है ऐसा सवाल। 11वां नंबर देखिए, अलग सवाल है, नया सवाल है, इंपॉर्टेंट है। 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 2100 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि बताइए। भाई ये सवाल क्यों रख दिया गया समझ में नहीं आ रहा। चलो एक बार और पढ़ लेते हैं। 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 साल के लिए 2100 रुपए का निवेश किया गया। निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि बतानी है। अच्छा ये इसलिए रख दिया क्योंकि आया हुआ प्रश्न है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सवाल में ना कुछ भी करने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ ब्याज पूछ रहा है। 2100 रुपए का 10% 210 होता है, ठीक है। 210 बहुत ही सिंपल सा है। अगले साल भी 210, लेकिन 210 का 10% और मिलेगा अगले साल। तो 210 का 10% 21 हो गया। सबको मिला दिया तो ये कितना हो जाएगा? क्यों भैया? अच्छा 441 बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ठीक है। ये आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? एकदम आसान कर लेंगे ना। अब थोड़ा फॉर्मूले से बचने की कोशिश करिए, जिन लोगों को थोड़ा टफ लगता है। हालांकि कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो दशमलव में होंगे, 3-3, 4-4 साल वाले, उनमें आपको लगेगा फॉर्मूला करना चाहिए, लगाना चाहिए, लेकिन आप कोशिश करिए। तो चाहे तो आप इनमें फॉर्मूला नहीं लगाओगे, डेफिनेट 100% काम चल जाएगा। बस आपको क्या आना चाहिए? फास्ट कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। किसी भी संख्या का 10%, 5% आप ओरली कैसे निकालते हो, थोड़ा सा वर्क कर लीजिए। 2 दिन 3 दिन वर्क कर लेंगे तो मुझे लगता है हो जाएगा। 1-2 बार इस तरह की चीजों को कर लीजिए। देखिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम आता है। और ये बात तो मैंने आपको बता दी थी, पहले ही बताया था ये वाला राज, कि साधारण ब्याज जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज से हमेशा कम आता है, ये पहले ही बताया था। तो इस कंडीशन में मूलधन को ज्ञात करना है। और देखिए यहां पर मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक देने वाला हूं। जब ये बात नोट करनी है, जब 2 वर्ष का CISI का अंतर दिया हो या पूछा हो, यानी कि ये जो हम सवाल करने वाले हैं ये किस तरह का है, जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का, स्पेशली 2 साल के लिए फॉर्मूला है। जब 2 साल का अंतर पूछा गया हो या दिया गया हो, ठीक है। तो ये 2 साल के लिए मैं फॉर्मूला दे रहा हूं आपके लिए, बहुत ही अच्छा है। आज का आज, अभी का भी याद कर लीजिएगा, 100 r² अपॉन r²। देखिए बात को समझ भी लेते हैं कि आखिर ये है क्या।
P का मतलब तो सबको पता है, R का मतलब सबको पता है, D का मतलब समझना है। D का मतलब डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है। D फॉर डिफरेंस यानी अंतर। अब देखिए धनराशि पूछी गई है, अंतर कितना है ब्याज में? भाई चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर कितना आया? 1 रुपए का अंतर आया। 100 इंटू 100 तो लगेगा ही। R स्क्वायर, R कितना है? R कितना है? 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 गया तो बचा क्या? 100। समझ लो कि मूलधन यही है। वो धनराशि कितनी है? 100। और वैसे भी आप चेक करिए एक बार मेरे साथ, अगर 100 रुपया धनराशि है, 10% इसका कितना बनेगा? 10 रुपया। तो अगर 2 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 20 रुपया आ जाएगा। 2 साल का साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाता है, एक बार 10 रुपए का 10% यानी 1 रुपया और बढ़ जाएगा, तो 2 साल बाद 121 हो जाएगा, और वही 1 रुपए का अंतर यहां पर आपको नजर आ रहा है। तो बहुत ही कॉमन सा प्रश्न था। और एक बात आपने देखी होगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जितने सवाल अब तक हमने 12वां सवाल ये किया है, 12 सवालों में आपने लगभग 8 सवालों, और सारे आए हुए सवाल आप देख रहे हैं, हर एक सवाल में 7 से 8 प्रश्नों में अब तक आपने सिर्फ 10% देखा होगा, केवल 10% आपने देखा होगा। आपको भी 20% नहीं मिला, एक जगह 5 या 4% मिला था, आपने हर बार 10% देखा होगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपके सामने पेश हो रहा है हर एक, और वो भी आए हुए क्वेश्चन। मैंने कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं रखे हैं, सारे के सारे आए हुए क्वेश्चंस को रखा है। और वो एग्जाम है सारे, चाहे वो NTPC हो, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो, SI हो, कानून गो, लेखपाल हो, इन वो एग्जाम है जो आपके रिसेंटली फिर से आने वाले हैं। अगला सवाल, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। यहां पर डिफरेंस ज्ञात करना है, लेकिन वो सवाल जो था वो हमने 2 वर्ष के लिए किया था, यहां पर आ गया 3 वर्ष के लिए। तो क्या वो वाला फॉर्मूला यहां काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा, क्योंकि ये सवाल जो है 3 वर्ष की कंडीशन पूछ रहा है। तो 3 वर्ष के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 3 वर्ष के लिए भी एक फॉर्मूला हमें नोट करना पड़ेगा। 3 वर्ष के लिए कौन सा होगा? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, सभी का याद करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद मैं आपको एक डिटेल मेथड भी बता दूंगा, उससे हम चाहें तो 2 साल 3 साल वाला भी कर सकते थे, 4 साल वाला भी कर सकते थे, लेकिन सवाल आने की उम्मीद लगभग 100% 2 या 3 वर्ष वाली होती है। इसीलिए 2 और 3 वाले की मैंने आपको ट्रिक बता दी। सवाल आने की प्रतिशतता जो होती है ना, प्रोबेबिलिटी, वो 2 और 3 वर्ष वाले की सबसे ज्यादा होती है। 4 वर्ष 5 वर्ष वाले की तो 0, लगभग 0% कह सकते हो, लगभग। बाई चांस बहुत बुरे दिन हुए, गुस्से में आ गया, पेपर सेट करने वाला तो भले ही रख देगा, वरना नहीं रखने वाला किसी कीमत पे। तो 2 या 3 वर्ष का ही सवाल आता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में हर बार इंपॉर्टेंट बताता था, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में ही आया हुआ प्रश्न है यहां पर भी। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, अब पिछला जो फॉर्मूला था वो क्या था? P बराबर D इंटू 100 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर 3 हो जाएगा और यहां भी 3 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको यहां पर थोड़ा अलग तरीके से याद रखना पड़ेगा। ऊपर इसमें 3 रहेगा, अपॉन में यहां R स्क्वायर, और इधर रहता है 300 प्लस R, ठीक है। थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन सारी समस्याओं को निपटा देगा। जरा सा सवाल हो जाता है, बस फॉर्मूला अगर आपको याद है तो एकदम आसान। देखिए धनराशि कितनी दी है? 2000। दोबारा लिख लेते हैं थोड़ा साफ साफ। धनराशि 2000, D फॉर डिफरेंस पूछा है, और ये देखिए इसका हमने स्क्वायर कर दिया तो देखिए 6 जीरो आ जाएंगे, मतलब घात 3 कर दी, 6 जीरो आ जाएंगे। R स्क्वायर 100 हो जाएगा, 300 प्लस R, 300 प्लस R यानी कि 300 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 310। अब देखिए 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो और ये वाले बचे हुए 3 जीरो भी हटा लो, तो D फॉर डिफरेंस बराबर 31 दूनी, ये आपका आंसर हो गया। बताइए, फॉर्मूला इतना भयंकर था, लेकिन कैलकुलेशन देखिए कितनी आसान है। और गारंटी के साथ कहता हूं, हर सवाल की डिफरेंस वाले 2 और 3 वर्ष वाले की जो कैलकुलेशन होगी ना, वो इससे बड़ी नहीं होगी, बस इतनी आसान सी कैलकुलेशन आएगी हर हालत में। वो 18 होगा, 18 होगा, लिखने वाले ने 15 लिख दिया है, टाइपिंग करने वाले ने। ये टाइपिंग वालों की गलती है, थोड़ी सी टाइपिंग वालों की मिस्टेक हुई है।
ऐसा ना, वो जल्दी में 15 को 18 पढ़ लेते हैं, कई बार सवालों में भी देखते हो ना, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होती है। चलिए खैर, अगला सवाल आ गया हमारे सामने। 14 नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्ष में 1696 रुपए हो जाती है। तो ये भी देखिए, ये बार बार 15 लिख के आ रहा है। इस चैप्टर से 2 प्रश्न आए थे, लेकिन वो बार बार उन्होंने 15 यहाँ पर लिख रखा है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर, या ये हो सकता है 2014 में तो हो सकता है आया होगा। कौन सा हुआ था, क्या हुआ? 14 में हुआ था, अच्छा 15 में, हाँ, लेकिन वो मैथमेटिक्स वाला नहीं था। चलिए कोई नहीं, अभी हमें सवाल करना है, सवाल सीखिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 साल में 1600 हो जाती है और 3 साल में 1696 हो जाती है, लेकिन वो धनराशि कितनी थी पता नहीं। ठीक है, धनराशि की बात भी नहीं कर रहा है, धनराशि की तो बात भी नहीं करी है, यहां पर सिर्फ ये कहा है कि 2 साल में 1600 और 3 साल में 1696 हो जाती है। तो इसका एक मेथड समझिए पहले। ये सवाल हम उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे हमने साधारण ब्याज से किया था। 2 वर्ष में कोई धनराशि 1600 हो गई, 3 वर्ष में वही धनराशि 1696 हो गई। ठीक है, तो 1 साल का अंतर कितना आया, यहाँ पर 96 रुपये आया। जब 1 साल का 96 आया तो 2 साल का 96 दूनी 192 आ जाएगा, एस या 6 दूनी 12 188 आ जाएगा। ठीक है, नहीं ठीक है, 192। ये जो मेथड है ना, ये मेथड नहीं लगेगा। आखिर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर ना चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, तो यहां आप ये काम नहीं कर सकते कि 1 साल का ब्याज इतना है तो 2 साल का 2 ना कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज घटता तो नहीं है, बढ़ता ही रहता है। ठीक है, हमेशा बढ़ता रहता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे? इस सवाल को और भी आसान तरीके से करेंगे। कैसे? देखिए, एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात तो कंफर्म करा दी कि अगर कोई धनराशि 2 साल में 1600 हो गई और 3 साल में 1696, तो ये तो पक्का है कि इस वाले 1600 पर ही अगली बार ब्याज मिला होगा, क्योंकि हर बार मिश्रधन पर ही तो मिलता है। ये 2 साल बाद का मिश्रधन था, ये 3 साल बाद का था, तो 2 साल बाद जितना मिश्रधन था उसी पर तो ब्याज मिला होगा। तो इसका मतलब तो पक्का है कि ये 1 साल का ही ब्याज आ रहा है 96 रुपया। ठीक है, अगर ये 1 साल का ब्याज है तो आप लगा दो ब्याज बराबर, और इस ब्याज को प्राप्त करने के लिए मूलधन की तरह कौन सा रुपया वर्क कर रहा था? 1600। इस ब्याज को प्राप्त करने के लिए मूलधन क्या था उस समय? उस समय 1600 पर ही तो ब्याज मिल रहा था। तो 1600 गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये देखिए आपकी दर निकल करके आ जाती है यहां से तुरंत, 1696 6%। ये लीजिए, ठीक है, आसान हो गया एकदम। क्या करना है? पिछले वाले धन को ही मूलधन मान लेना है, क्योंकि इसी धन पर ही तो 96 रुपया ब्याज मिला है। क्या हुआ, ज्यादा टाइम हो गया क्या? कोई नहीं, एक आध सवाल और है, ज्यादा नहीं, फिर अगली वाली क्लास में लेंगे बाकी के सवालों को। सवाल तो है अभी यहाँ से, किस्त वाले सवाल बचे हुए हैं, और भी हैं कुछ मिक्स टाइप के। बीपीएससी का एक प्रश्न है हमारे सामने, इसको भी देख लें। देखिए फिर से वही आ गया, 2 साल में इतना, 3 साल में इतना। तो देखिए कितना ब्याज कितना मिला, ये जरा देख लें। इसमें से इसको घटा लें, 13 से 4 गया 9, यहां पे रह गया आपका 0 यानी कि 10, 10 से 2 गया तो 8, यहां पे रह गया 8, 8 से 6 गया 2, 289 रुपए ब्याज हो गया। ठीक है, ये ब्याज हुआ, और इस ब्याज के लिए मूलधन क्या था? 4624। दर का पता नहीं है, समय 1 साल, हाँ 1 ही साल लगेगा, क्योंकि 2 साल के बाद 3 साल हुआ ना। तो आप देखिए, देखो यहां से ना आर निकाल सकते हैं हम, लेकिन आर पूछी नहीं है, कोई बात नहीं, आर तो निकालनी पड़ेगी। तो ये देखिए 17 से कट जाएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 17 289, और 17 से ये भी कटना चाहिए, 17 दूनी 34, तो यहाँ बचेगा 12, और ये हो जाएगा 122, 17 सत्ते 119, यहाँ से बचेगा 3, 17 दूनी 34, 272 हो गया। और फिर से एक बार 17 से काट के देख लो, अगर कट जाए तो 17 एकम 17 और 17 छक्का 102,
तो R बराबर हो गया 100/16। दर कितनी हो गई? 100 इधर चला जाएगा, 16 इधर आ जाएगा। R का मान यहां से निकल आया 100/16%। 100/16 को आप लिख सकते हो 25/4%। ठीक है, 4 से इसे भी काट दिया, इसे भी। अब 25/4% निकल आई दर। इसके बाद वो कह रहा है भैया राशि बताओ। तो हम क्या करेंगे? अब राशि बताने के लिए हम ये करेंगे कि कोई धनराशि जो थी ना वो 4624 रुपए थी, मतलब हो गई थी, यहां लिख लेते हैं 4624 रुपए हुई थी, जबकि थी कितनी? P1 प्लस किस दर से? 25/4। और देखिए प्रतिशत की वजह से यहां पर 2 जीरो भी आएगा, प्रतिशत की वजह से 2 जीरो आएगा, और यहां पर 2 साल। मतलब हमने पहली वाली कंडीशन उठा ली कि 2 साल में कोई धनराशि इतनी हो गई थी। वो धनराशि थी कितनी, बस यही हमें बताना है। तो ये काम तो आप कर ही लोगे ना। चलिए इतना काम आप खुद कर लीजिए। एक सवाल मैंने कई दिन बाद छोड़ दिया आपके लिए। तो P बराबर आपको यहां से निकालना है। करना क्या, थोड़ा सा बढ़ा दूं जितनी जगह है। 25 एकम 25 और 25 से काटेंगे 16 आएगा। 16 एकम 16 और 1 17। ठीक है, तो ये बन जाएगा, यहां पे करते हैं 4624/P बराबर ये बन जाएगा 16 एकम 16 और 1 17, 17/16। देखिए 17/16 का स्क्वायर यानी 289/16 का यानी कि 256। ठीक है, अब फिर से हमें क्या करना है, अभी अभी हमने इसको काटा भी था, तो अगर 289 से हम इसको काटेंगे तो सीधा कितना आएगा यहाँ पर? इससे जब इसको काटा था 16 ही तो आया था। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 256 गुणा 16 बराबर 4096। ये आंसर हो गया 4096। चलिए ठीक है, 15 प्रश्नों को ही करते हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। बाकी के कुछ सवालों को हम अगली क्लास में ले लेंगे। फिलहाल यहाँ तक इतना ही रहेगा इस वाली क्लास में। लेकिन जितने भी प्रश्न थे, थोड़ा सा कोशिश मैंने ये की थी कि एक एक चीज़ आपको समझ में आए, इसलिए कुछ शुरुआत के सवाल जरूर ऐसे थे जिनको डबल डबल ले रखा था, और काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। जितने भी आए हुए प्रश्न थे उन्हीं को रखा था यहाँ पर। चलिए ठीक है, इतना करिए, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं।